नमस्कार विद्यार्थियों। कपड़ों के निर्माण में सर्वप्रथम हमें रेशों का निर्माण करना पड़ता है। रेशों के निर्माण से धागों का निर्माण होता है और धागों के निर्माण के बाद में कपड़ों का निर्माण होता है। हम मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा, हमने अलग अलग तरीके से किस तरीके से रेशे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं या कृत्रिम विधि से प्राप्त होते हैं, रेशे का निर्माण किस तरीके से होता है वो हमने देखा। अब हम यहाँ देखते हैं कि रेशों से धागों का निर्माण किस तरीके से होता है। थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेते हैं हम। हाँ, जब हम प्राकृतिक रेशों की बात करते हैं तो प्राकृतिक रेशों में जब हमने प्रक्रिया पढ़ी थी रेशे बनाने की, तो जब हम रेशे बनाते हैं तो उसी प्रक्रिया में धागे बनाने की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेशे से तो धागे बनते हैं। क्योंकि रेशों से ही धागे बनते हैं तो उसमें भी जब रेशे बनते हैं तभी धागे बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। फर्स्ट हमने देखा था धुनाई करना। ठीक है, धुनाई करना वह प्रक्रिया होती है जिसमें से चूँकि प्राकृतिक रूप से रेशे अवेलेबल होते हैं हमें, तो जो धूल कण और जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें अलग करा जाता है। रेशों से धूल कण एवं प्राकृतिक अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को धुनाई प्रक्रिया कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि कॉटन का रेशा है। कॉटन का रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास के पौधों से प्राप्त होता है। कपास के पौधों से जब हम जो रुई होती है उसको निकाल लेते हैं और उन्हें एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, तब उसके अंदर हो सकता है कि प्राकृतिक रूप से धूल इकट्ठी हो जाए या प्राकृतिक रूप से उसके अंदर पत्तियां इकट्ठी हो जाएं या जो तोड़ते समय कुछ गंदगियाँ इकट्ठी हो जाएं या डंडियाँ इकट्ठी हो जाएं, तो अलग अलग तरह की अशुद्धियाँ इसके अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। उसे धुनाई की जो प्रक्रिया होती है इसके द्वारा अलग कर लिया जाता है। यही प्रक्रिया हम वूल में इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वूल भी हम इसी तरीके से निकालते हैं। जब हम भेड़ से ऊन निकाली जाती है तब बाल काटते समय उसके विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको कि धुनाई प्रक्रिया के द्वारा निकाल लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं कंघी करना। जब हम धुनाई करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि रेशों की साइज छोटी है कि लंबी है, लंबाई में देखते हैं हम रेशे। ठीक है, जब भी हम रेशों की बात करेंगे तो हम रेशों की बात करेंगे लंबाई में। तो जब हम रेशे लेके आते हैं तो ये नहीं देखा जाता है कि रेशे लंबे हैं कि छोटे हैं। हमने इकट्ठे एक साथ रेशे निकाल लिए, पर धागे बनाने में हमें सेम साइज के रेशों की आवश्यकता होती है, सेम लंबाई के रेशों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें यह प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, डेट इज कंघी करना। कंघी करने की प्रक्रिया में जो लंबे रेशे होते हैं वह अलग हो जाते हैं और कंघी के द्वारा जो छोटे रेशे होते हैं वह अलग हो जाते हैं। हम दोनों रेशों को यूज़ करते हैं, लंबे रेशों को भी यूज़ करते हैं और छोटे रेशों को भी हम उपयोग में लेते हैं, परंतु लंबे रेशों को छोटे रेशों की से अलग करना बहुत आवश्यक है, ताकि जब हम धागे से कपड़ा बनाएं। ठीक है, कंघी करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम धागे से कपड़ों का निर्माण करें तो जो हमारा कपड़ा बने वह मजबूत बने। क्योंकि ऐसा ना हो कई बार कि लंबा रेशा आ रहा है फिर छोटा रेशा आ रहा है, तो जो बुनाई जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, उतनी सघन नहीं हो पाती, क्योंकि वो समानता नहीं है, एक जैसे नहीं है। और चूँकि वो एक जैसे नहीं होते हैं तो हो सकता है कि जो बुनाई कपड़ों की जाए, जो रेशा से जो धागे का निर्माण हो, वह धागा जो है वो इतना मजबूत ना बने। इसलिए कंघी करके रेशों को समानांतर करना बहुत ही आवश्यक है। फिर है खींचना। ठीक है, खींचने का प्रक्रिया भी सेम मेथड होता है, जिसमें हम रेशों को समानांतर कर लिया, हमने अलग कर लिया। अब हम थोड़ा बहुत रेशों को खींचे जाते हैं। खींचने से हमें ये मालूम पड़ जाता है कि कुछ रेशे होते हैं वो टूट जाते हैं, टूट के अलग हो जाते हैं। यानी वो टूटने का क्या मतलब होता है कि रेशों की साइज डिक्रीज होना, छोटी होना। बड़ा रेशा है, आपने इसको खींचा, टूटा, दो हिस्से में डिवाइड हो गया, तो बड़े हिस्से को आपने अलग रखा, छोटे हिस्से को आपने अलग रख दिया। तो खींचने की प्रक्रिया में भी छोटे रेशों को बड़े रेशों से अलग कर दिया जाता है।
फिर है घुमाव देना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। रेशों से धागों का निर्माण करने की प्रक्रिया में घुमाव देना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि घुमाव के द्वारा ही एक रेशा दूसरे रेशे से आपस में जुड़ जाता है। कैसे जुड़ेगा एक रेशा दूसरे, आप किसी तरीके से घुमाव दोगे, एक बार क्लॉकवाइज घुमाव दिया, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाव दिया, क्लॉकवाइज आपने बहुत ज़्यादा घुमाव दिया, एंटी क्लॉकवाइज आपने कम घुमाव दिया तो ये कम घुमाव के कारण ही एक रेशा दूसरे रेशे में से जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद में धागे का, लंबे धागे का निर्माण होता है। जब पोनी बनती है रेशों की, तो पोनी में ही हल्का सा ऐंठन दे दिया जाता है। ऐंठन की प्रक्रिया को ही घुमाव की प्रक्रिया कहते हैं, और घुमाव के कारण ही रेशों से धागे का निर्माण हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया जो होती है रेशों से धागों के निर्माण की, ये होती है कताई की प्रक्रिया। ठीक है, कताई की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके अंदर चाहे आर्टिफिशियल रेशो की बात करें, चाहे हम नेचुरल रेशो की बात करें, किसी भी रेशो की बात करें, जो ये जो मेथड होता है इसके अंदर रेशो से धागे में परिवर्तित होता है। ये जो प्रोसेस हमने बताई है, धुनाई करना, कंघी करना, खींचना और घुमाव देना, ये तैयारी की अवस्था है। ठीक है, रेशों से धागों की तैयारी की अवस्था, धुनाई करना, कंघी करना, खींचना, घुमाव देना, ये प्रक्रिया होती है। परंतु रेशों से धागे का में परिवर्तित करने की जो प्रमुख प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को बोलते हैं कताई करना। इसके अंदर रेशों से धागों का निर्माण हो जाता है। कताई प्रक्रिया विभिन्न तरीके से की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं यांत्रिक कताई, और दूसरी होती है रासायनिक कताई। जैसा कि आपको नाम से ही इंडिकेट है, यांत्रिक कताई किसके द्वारा होगी? मैकेनिक्स के द्वारा, मशीनों के द्वारा होगी। करना हमें कुछ भी नहीं है, करना हमें एक रेशे को दूसरे रेशों से जोड़ना है ताकि हमें लंबा धागा का निर्माण हो। ये हम प्रक्रिया किसके द्वारा कर रहे हैं? यांत्रिक प्रक्रिया हम कर रहे हैं यंत्रों के द्वारा। नाम से इंडिकेट है, मशीनों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा जो कताई की जाती है उसे हम यांत्रिक कताई कहते हैं। और जो केमिकल्स के द्वारा की जाती है उन्हें हम रासायनिक कताई कहते हैं। आप ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जनरली क्या होता है कि यांत्रिक कताई जो होती है ये किसके द्वारा, नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं उसके अंदर की जाती है, और जो रासायनिक कताई होती है वह आर्टिफिशियल फाइबर्स में ज़्यादातर की जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि केवल रासायनिक कताई को आप, नो डाउट जो रासायनिक कताई उसमें केवल आर्टिफिशियल फाइबर ही हो सकते हैं, परंतु जो नेचुरल फाइबर हैं उनकी कताई में रसायन को भी यूज़ किया जा सकता है। यांत्रिक कताई की बात करते हैं अब हम। यांत्रिक कताई को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत कताई और सामान्य यांत्रिक कताई। परंपरागत कताई वह कताई होती है जो परंपराओं से चलती आ रही है। ठीक है, परंतु चूंकि परंपराओं से चलती आ रही है और हमें क्या चाहिए, तुरंत और ज़्यादा धागा अमाउंट में चाहिए, मोर अमाउंट में हमें धागा चाहिए होता है, और टाइम जो होता है वह कम लगना चाहिए। इसलिए जो परंपरागत कताई है ये आजकल इसका प्रचलन कम हो गया है, सामान्य यांत्रिक कताई का प्रचलन ज़्यादा हो गया है। परंपरागत कताई में हम कम क्वांटिटी में यदि रेशा है और उसको धागे में परिवर्तित करना होता है तब हम इसका उपयोग करते हैं। यह लघु उद्योगों में काम में ली जाती है। वहीं जो यांत्रिक कताई है, जब हमें बहुत सारी क्वांटिटी में रेशों को धागों में परिवर्तित करना होता है और ये वृहद उद्योग, लार्ज स्केल की जो इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर काम में ली जाती है। नो डाउट परंपरागत कताई होती है उसके अंदर समय ज़्यादा लगता है, यांत्रिक कताई होती है उसके अंदर समय कम लगता है। परंपरागत कताई में ह्यूमन रिसोर्स जो होता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है, इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स का उपयोग कम होता है क्योंकि इसमें टोटली मैकेनिक्स के द्वारा की जाती है। परंपरागत कताई के जो कपड़े बनते हैं वह कंपैरेटिवली कॉस्टली होते हैं। क्यों कॉस्टली होते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम ह्यूमन की एनर्जी को ज़्यादा उपयोग में ले रहे हैं, ह्यूमन का टाइम का उपयोग ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा मेहनत लगती है। जो यांत्रिक कताई है इसके अंदर कम समय लगता है और ये ज़्यादा अच्छी तरीके से बन सकती है। अब हम बात करते हैं परंपरागत कढ़ाई की वैरायटी की। परंपरागत जो कताई होती है ये मुख्यतः दो तरीके से होती है। पहला है तकली और दूसरा है चरखा।
चरखा मेथड मुझे लगता नहीं है आप लोगों को बताने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी के द्वारा चरखे से ही कताई की जाती थी, जिसमें कॉटन से उन्होंने धागों का निर्माण करा था। और ये हम अक्सर देखते रहते हैं। चरखा जो होता है ये एक गोलाकार शेप का होता है। पोनिया जो होती है उसके ऊपर लगी हुई होती है, उसको आप गोल गोल मूवमेंट करते रहेंगे चरखे को। तो चरखे को मूवमेंट करने के कारण चरखे को आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है, चरखे को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर धागे के अंदर ऐंठन सी आ जाती है। घुमावदार देने से उसके अंदर क्या हो गया, हल्की सी ऐंठन आने लग गई। ऐंठन आने से जो रेशा था वह किस में परिवर्तित हो गया, धागे में परिवर्तित हो जाता है। सेम मेथड चरखे का जो मेथड होता है, चरखे में हमने किस तरीके से घुमाया था, क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाया था। जो तकली मेथड होता है इसके अंदर हम इस तरीके से घुमाते हैं। मेथड सेम ही है, ठीक है। एक में हॉरिजॉन्टल तरीके से घुमाएंगे, एक में इस तरीके से वर्टिकल गोल गोल घुमाने लग जाते हैं। दोनों में मेथड एक ही है, बस जो चरखा होता है वो उसका शेप इस तरीके का होता है और तकली का शेप इस तरीके का होता है। पोनियाँ उसके ऊपर भी लगी हुई होती हैं, पोनियों से धागा रेशा निकलते आ जाता है, उसके अंदर गोल गोल घुमाया जाता है। गोल गोल घुमाने के कारण से उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐंठन आ जाती है और ऐंठन आने के कारण से जो रेशा होता है वह धागे में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करते हैं सामान्य यांत्रिक कताई की। सबसे पहला है रिंग कताई। रिंग कताई वह कताई होती है इसके अंदर हम एक समान साइज के, ठीक है, एक समान साइज की हम जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं एक समान लंबाई की। तो या तो आप छोटे रेशे ले लीजिए या आप लंबे रेशे ले लीजिए, कोई से भी आप रेशे लें। एक समान लंबाई के रेशे लेने के बाद में उसके अंदर हम चिपकने वाला पदार्थ लगा देते हैं। रेशा लिया, रेशे लेने के बाद में आपने उसके अंदर चिपकने वाले पदार्थ को स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद में फिर आपने उसको ट्विस्ट करा, आपने उसके अंदर ऐंठन दी, तो जो रेशा बन के रेशा धागे में परिवर्तित हो जाता है। सेम, कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। चिपकने वाले पदार्थ को आपने जब स्प्रे करते हैं रेशों के अंदर तो उसके अंदर चिपकने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। फिर हम बात करते हैं स्वयं ऐंठन वाली कताई। स्वयं ऐंठन वाली कताई को जो पोनियाँ बनी हुई होती हैं, पोनियों को रोलर्स के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। रोलर्स के ऊपर चढ़ाने पे एक बार उसको क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, एक बार इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, ठीक है। हमने इसमें चिपकने वाला पदार्थ नहीं लगाया। रिंग कताई में और स्वयं ऐंठन वाली कताई में फ़र्क ये है कि रिंग कताई में हमने चिपकने वाला पदार्थ लगाया था और इसमें हमने चिपकने वाले पदार्थ का प्रयोग नहीं किया है। इसके अंदर हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो रोलर्स के ऊपर पोनियाँ लगी होती हैं उसको घुमाते हैं। रोलर्स के ऊपर पोनियाँ लगी होती हैं उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के कारण उसके अंदर अच्छी सी ऐंठन आ जाती है और रेशा जो होता है वह धागों में परिवर्तित हो जाता है। खुली ऐंठन वाली कताई, खुली ऐंठन वाली कताई स्वयं ऐंठन वाली कताई से मिलती जुलती है। इसके अंदर चिपकाने वाला पदार्थ लगा दिया जाएगा, ठीक है। चिपकाने वाले पदार्थ के बाद में पोनियों को रोलर्स के ऊपर घुमाया जाएगा, परंतु इसके को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाया जाएगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, डेट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोलर्स को घुमाया जाता है। इसके अंदर हमने चिपकने वाला पदार्थ का प्रयोग नहीं किया, इसके अंदर हमने चिपकने वाले पदार्थ का प्रयोग किया है। इसके अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में पोनियों को हमने रोलर्स को घुमाया है जिसके ऊपर पोनियाँ लगी हुई है। इसके अंदर हमने सिर्फ एक डायरेक्शन में पोनियों को घुमाया या रोलर्स को घुमाया है, जिससे धागे से रेशों से धागों का निर्माण हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं घर्षण कताई की। घर्षण कताई में हम घर्षण के द्वारा कताई करते हैं। यह एक तरह की यांत्रिक कताई है। यांत्रिक कताई में दो अलग अलग तरह के रोलर्स ले लिए जाते हैं। रोलर्स के मध्य में से पोनियों को गुजारा जाता है और जब रोलर्स के मध्य से पोनियों को गुजारा जाता है तो जब रोलर्स होते हैं उसके अंदर घर्षण पैदा किया जाता है, ठीक है। दो रोलर्स हैं, रोलर्स के मध्य में घर्षण पैदा किया जाएगा और पोनियों को बीच में से गुजारा जाएगा। जब पोनियों को बीच में से गुजारते हैं तो घर्षण के कारण जो पोनियों में उपस्थित जो रेशे होते हैं वह आपस में जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं और इस विधि को हम बोलते हैं घर्षण वाली कताई। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐंठन रहित कताई। ऐंठन रहित कताई में ऐंठन नहीं दी जाती है।
जैसा कि नाम से ही इंडिकेट है, इसके अंदर ऐंठन नहीं दी जाती है। इसके अंदर जो रेशे होते हैं उनको पूरी तरीके से एक जगह फैला लिया जाता है। फैलाने के पश्चात में उनके अंदर चिपकने वाला कोई भी केमिकल जो होता है उन केमिकल्स को ले लिया जाता है और केमिकल्स को लेने के पश्चात स्प्रे कर देते हैं उस केमिकल्स को। और स्प्रे करने के बाद में जो पोनियाँ होती हैं उसमें जो रेशे होते हैं वो आपस में चूँकि स्प्रे कर चुके होते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं और फिर पोनियों से हम क्या करते हैं जो धागे का निर्माण हो जाता है और धागे को हम रील के ऊपर चढ़ा देते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है कि बिना ऐंठन के हमने रेशों को लगाया, बिछाया। रेशों को बिछाने के बाद में हमने उसके ऊपर केमिकल स्प्रे कर दिया। केमिकल स्प्रे करने के बाद में जो पोनियाँ होती हैं पोनियों को रोलर पे लगा दिया। रोलर पे लगाने के बाद रेशों से हमने धागे का निर्माण कर दिया और धागे का निर्माण के बाद में चूंकि उसके अंदर क्या था, चिपकने वाला पदार्थ मौजूद था, है ना। तो चिपकने वाले पदार्थ को या तो फिर जब धागा का निर्माण हो जाता है तो चिपकने वाले पदार्थ को डिफरेंट मेथड से हटा दिया जाता है, और अगर नहीं हटाया जाता है तब धागे से जब कपड़ा बन जाता है तब उसको हटा दिया जाता है। 2 मेथड से हटाते हैं। जब तो या तो पोनियों से धागा का निर्माण हो गया तब हटा दें केमिकल्स को, नहीं हटा रहे तो जब धागे से कपड़े का निर्माण हो जाता है तब केमिकल्स को हटा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक कताई की। रासायनिक कताई को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। रासायनिक कताई जनरली जो भी आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं उनमें रासायनिक कताई की जाती है। क्यों कि जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं वह केमिकल्स के द्वारा बनते हैं, इसलिए इसके लिए रासायनिक कताई बहुत ही अच्छी रहती है। आंध्र कताई, आंध्र कताई का एग्जाम्पल है नायलॉन या रेयॉन। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, पॉलिस्टर ले सकते हैं। जब स्पिनरेट के छिद्र होते हैं, स्पिनरेट जो होता है लास्ट स्टेज होती है जब हमने सारे केमिकल्स आपस में मिक्स कर दिए होते हैं। किसी में हमने उसको हीट देना होता है, किसी केमिकल में हमें कुछ केमिकल्स बाद में मिक्स करने होते हैं। तो हमने जितने भी केमिकल प्रोसेस होती है रेशो को बनाने के लिए वो हमने सारी कंप्लीट कर चुके होते हैं, और कंप्लीट करने के बाद में उसको स्पिनरेट के छिद्रों से गुजारा जाता है। जब वह गीली अवस्था में होते हैं, जब वह लिक्विड अवस्था में होते हैं और स्पिनरेट के छेदों से गुजारा जाता है, और फिर छेदों में से जब नीचे का जो छेद होता है उस छिद्र में से जो धागा निकल के आता है, क्योंकि वो गीला होता है, केमिकल्स जो होता है वो गीला होता है, और जो धागा निकल के आता है तो उस कताई को हम बोलते हैं आर्द्र कताई। यानी कि वापस हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको इस बात को। जब केमिकल से धागे का निर्माण करते हैं हम, जो तब स्पिनरेट के छिद्रों में से धागे को निकाला जाता है, केमिकल्स को निकाला जाता है जो कि धागे का निर्माण करता है। तो जब वो गीली अवस्था में होता है, आर्द्र अवस्था में होता है, इस स्थिति में जो कताई की जाती है उसको हम बोलते हैं आर्द्र कताई। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुष्क कताई की। शुष्क कताई में जितने भी हम बात करेंगे ना रासायनिक कताई की, रासायनिक कताई में आप किसी भी तरह की बात करेंगे तब हम स्पिनरेट के छिद्रों के से मध्य से तो निकालना ही निकालना है। लास्ट प्रोसेस होता है रेशों से धागे का बनाने का। केमिकल जो जितने भी आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स में से लास्ट प्रोसेस होता है स्पिनरेट में के छिद्रों में से निकालना। अब स्पिनरेट के छिद्रों में से अलग अलग तरीके से निकाला जाता है जिससे कि धागों का निर्माण हो जाता है। सबसे पहले हमने देखा आर्द्र कताई, जिसके अंदर की केमिकल्स का था गीली अवस्था में था। तो जब हम शुष्क कताई की बात करते हैं तो स्पिनरेट के छिद्रों में से निकाला गया केमिकल को, और स्पिनरेट के छिद्रों में से जब केमिकल को निकाला जाता है तो जब धागा निकल रहा होता है, यहाँ से धागा निकल रहा है सपोज, तो इस तरफ से और इस तरफ से दोनों साइड से हवा फेंकी जाती है। हवा फेंकने के कारण से जो लिक्विड अवस्था में होता है वो कौन सी अवस्था में आ जाता है, शुष्क अवस्था में आ जाता है। और शुष्क अवस्था में आने के बाद में फिर वो रोलर्स के ऊपर धागे को हम लपेट देते हैं। फिर है पिघली कताई। पिघली कताई का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नायलॉन का। ठीक है, नायलॉन में क्या होता है, जब हम रिबन बनाते हैं, आप वीडियोस में देखिएगा कि हमने ये डिफरेंट बात करी थी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग रेशों से धागों का निर्माण किया जाता है। इसके अंदर हमने आपको बताया था नायलॉन के धागों का निर्माण कैसे किया जाता है। तो जब नायलॉन का धागे का निर्माण करते हैं तो नायलॉन के धागे के निर्माण के अंदर हमने सफ़ेद
फ्लैक्स का निर्माण किया था। ठीक है, अब जब हमने इसको सफ़ेद फ्लैक्स का निर्माण करा था, उसके बाद हमने इसको स्प्रिंडेड के छिद्रों से गुजारा। तो जो फ्लैक्स के जो थे वो थोड़े बहुत कौन सी अवस्था में, तो पिघली अवस्था में, सेमी लिक्विड कोलाइडल की अवस्था में होते हैं, है ना। तो सेमी लिक्विड कोलाइडल की अवस्था में होते हैं, तब स्प्रिंडेड के छिद्रों से गुजारा जाता है उनको, और उन छिद्रों से उनको खींचा जाता है, उनमें पूरी तरीके से ऐंठन न देके उनको बहुत अच्छी तरीके से खींचा जाता है। खींचने से और खींचने के बाद उसको रोलर के ऊपर लपेट दिया जाता है। तो इस तरह की कताई को हम बोलते हैं पिघली हुई कताई। नेक्स्ट बात करते हैं हम रासायनिक कताई की। रासायनिक कताई जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, यह रसायनों के द्वारा होती है। इसके अंदर चिपकने वाले पदार्थ को मिक्स कर दिया जाता है। चिपकने वाले पदार्थ को मिक्स करने के बाद में कताई करी जाती है। सेम मेथड से स्पिनरेट के छिद्रों से गुजारा, इससे आपने चिपकने वाले पदार्थ डाल दिया और फिर रोलर के ऊपर हमने धागे को लपेट लिया। एक बार हम बहुत ही जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कताई किस तरीके से होती है। रेशों से धागों के निर्माण के अंदर बुनाई प्रक्रिया, कंघी करना, खींचना और घुमाव देने वाली जो प्रक्रिया होती है वह प्रारंभिक अवस्था होती है। यह फर्स्ट स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर जब हमें तैयारी करनी होती है वह वाली प्रक्रिया कहलाते हैं। धुनाई प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके अंदर की धूल कण को रेशों से अलग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कंघी करने की। कंघी करने की प्रक्रिया में रेशों को समांतर रूप से खींचा जाता है और बराबर किया जाता है। खींचने वाली जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर छोटे रेशों को बड़े रेशों से अलग कर दिया जाता है। घुमाव देने वाली स्थिति में पोनियाँ जो होती है उनको क्लॉकवाइज और या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है, जिससे कि रेशों से धागे का निर्माण होता है। परंतु सबसे प्रमुख प्रक्रिया जो होती है रेशों से धागे के निर्माण की वह होती है कताई प्रक्रिया। कताई प्रक्रिया जो होती है वह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है यांत्रिक कताई और दूसरी होती है रासायनिक कताई। यांत्रिक कताई जो होती है वह मैकेनिक्स के द्वारा होती है, मशीन्स के द्वारा होती है। रासायनिक कताई जो होती है वह केमिकल्स के माध्यम से की जाती है। यांत्रिक कताई को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है परंपरागत कताई और दूसरी है सामान्य कताई। परंपरागत कताई को वापस से मुख्य दो भागों में बांटा गया है। एक है तकली और दूसरी है चरखा। सामान्य यांत्रिक कताई को रिंग कताई, स्वयं ऐंठन वाली कताई, खुली ऐंठन वाली कताई, घर्षण कताई और ऐंठन रहित कताई में बांटा गया है। और जो रासायनिक कताई है उसको आर्द्र कताई, शुष्क कताई, पिघली कताई और रासायनिक कताई में बांटा गया है। इसी मेथड से धागों से रेशों का निर्माण हो जाता है।